चलिए अब आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स चेक कर लें। बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो क्या होता है वेरिएबल और क्या होता है कांस्टेंट, जरा मुझे ये बताएं। सर वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। मींस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर देते थे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, हमने वैल्यू स्टोर कर सकते थे और इनकी वैल्यू क्या हो सकती थी, चेंज हो सकती थी, वेरी कर सकती थी। वाइल इन केस ऑफ कांस्टेंट हम क्या कहते थे, सर जो अपने आप में एक वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 9, ये हमने क्या कहा था, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जरा चेक करते हैं उसी नॉलेज के हिसाब से। आपके स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप मुझे बताएंगे ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। सबसे पहले ये ए क्या है सर, कहते सर ए वेरिएबल है। बिल्कुल, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ए क्या है, वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है। 9 सॉरी 9 तो कांस्टेंट है, 9 तो अपने आप में एक वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगा। वाई क्या है सर, अगेन ये वेरिएबल। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट। तब ये बताइए ये क्या है, राम क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? हाँ जी, अब अटक गए हैं सर। नहीं सर, राम तो नाम होता है सर। हाँ, राम नाम भी होता है, तो राम को क्या कहा जाए, वेरिएबल या कांस्टेंट? देखिएगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? सर राम, बेटा राम जो है ये वेरिएबल है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारा कंप्यूटर हर एक अल्फाबेट को क्या मान के चल रहा है, वेरिएबल मान के चल रहा है, और हर एक नंबर को क्या मान के चल रहा है, कांस्टेंट मान के चल रहा है। बट सर क्या राम नाम नहीं हो सकता? राम नाम होगा तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होगा। यस, तो अगर आपको कोई भी अल्फाबेट को आपने वेरिएबल की जगह कांस्टेंट बनाना है तो उसे कैसे क्या करना पड़ेगा, उसको इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर आपने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा तो वो क्या है, कांस्टेंट। और जो ऊपर जो राम लिखा है विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स, तो वो क्या है, वेरिएबल है। नंबर को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने की जरूरत नहीं। ये 21 क्या है, ये 21 कांस्टेंट है, इर्रिस्पेक्टिव फैक्ट कि आप इसमें आपने इस पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया या नहीं लगाया। तो अब हमारे लिए each and every alphabet is variable, each and every number is constant। अगर वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, अगर आपको अल्फाबेट्स को कांस्टेंट बनाना है, तो उस अल्फाबेट को आपको किस में रखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक आपको फुल क्लैरिटी। अब आगे चलते हैं, थोड़ी आपकी मैथमेटिक्स चेक करी जाए। तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स देखते हैं आपकी। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7। अगर मैं आपसे कहता हूं a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, इस तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है। अब मैं आपसे कहता हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू b, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं सर, जब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो आप a इज इक्वल टू b कैसे कह सकते हैं? तो आप a इक्वल टू b कैसे कह सकते हैं? a इक्वल टू b तो हो ही नहीं सकता सर। अगर आप 5 इक्वल टू 7 प्रूव कर देंगे तो पूरी मैथमेटिक्स हिल जाएगी सर। बिल्कुल सही बात। अगर मैं मैथमेटिकली स्टेटमेंट की आपसे बात करता हूं कि a इज इक्वल टू b, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है अगर मैं कहता हूं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग, तो a इज इक्वल टू b स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इस हद तक का सही है कि अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो हम कंप्यूटर को प्रोग्राम ही नहीं कर सकते थे। सर कितना अच्छा होता, ना कंप्यूटर प्रोग्राम होता, ना कंप्यूटर बनता, ना हमें इतने सारी चीज़ पढ़नी पड़ती। हाँ बिल्कुल सही बात है। बट फिर भाई साहब आपके पास में ये मोबाइल फोन्स भी नहीं होते, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये डिफरेंट गैजेट्स जो आप लेके घूमते हो, ये भी कोई नहीं होता आपके पास में। तो अब आप समझिए कि यस आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो स्टेटमेंट समझते हैं, a इज इक्वल टू b क्या मतलब है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में इसका मतलब ये है कि जब हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब जो b है, a इज इक्वल टू b, इसमें जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, b। ये जो b है इसको हम इवेल्युएट करेंगे, और जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है इसमें आके स्टोर हो जाएगी। a में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, नई वैल्यू आ जाएगी। एक बार लिख लेते हैं वैल्यूज, एक बार एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर से समझेंगे। लिखते हैं द RHS समझते हैं बेटा, राइट हैंड साइड, द RHS विल बी इवेल्युएटेड एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड, एंड the result will be stored in the variable on the left hand side, and the result will be stored in the variable on the left hand side by replacing the old value।
जो आपकी ओल्ड वैल्यू है, जो ए में आपके पास में लेफ्ट में क्या है आपके पास में ए में जो ओल्ड वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, जो बी की वैल्यू आपने निकाली है। तो जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने क्या पढ़ा, द आरएचएस में क्या लिखा है बी, द आरएचएस विल बी इवेल्युएटेड, उसकी इवेल्युएशन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में 7। ये 7 कहां जाके स्टोर हो जाएगा आपका ए में, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ए में क्या स्टोर हो जाएगा 7, और ए में जो पहले 5 था वो हट जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो जब ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे आपके ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 7, और बी में क्या थी, बी में तो थी ही 7। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। द पॉइंट इज, आपने एक बात नोटिस की, वैल्यू किस में आके स्टोर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू स्टोर होगी। आपने क्या कहा, द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू स्टोर होगी। तो स्टोर वैल्यू किस में कर सकते हो आप, खाली वेरिएबल में कर सकते हो। तो ये पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या आ सकता है, वेरिएबल ही आ सकता है, यहां कांस्टेंट नहीं आ सकता, क्योंकि कांस्टेंट में आप वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते। तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आ सकता है सर, राइट हैंड साइड में आपका वेरिएबल भी आ सकता है, जैसे अभी आपने देखा बी लिखा हुआ है, कांस्टेंट भी आ सकता है, जैसे 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है, या फिर कोई यहां पे फॉर्मूला भी आ सकता है, जैसे 7 + 5 या 8 + 2 या a + b, इस टाइप का कोई फॉर्मूला भी आ सकता है। तो मीन्स कॉन्सेप्ट इज कि कभी भी कोई स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेरिएबल, और राइट साइड में क्या हो सकता है सर, कांस्टेंट, वेरिएबल या फॉर्मूला, जिसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन। तो ये आपका पार्ट है, ये आपको क्लियर हो गया। तो a = b जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको क्या देखने को मिलेगा, b की वैल्यू तो थी ही 7, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये स्टेटमेंट मैं अपने पास से लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट में कोई लॉजिक नहीं है, ये स्टेटमेंट वो है जो मैं तैयार कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखते हैं a = a + 1, a = a + 1। अब आपने ये स्टेटमेंट लिखी, खास बात, कंप्यूटर में जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है उसी की आगे कैलकुलेशन होती है। तो अब जब ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूशन होने वाली है तो इससे पहले आपकी क्या वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है 7, बी की वैल्यू क्या है 7, वो 5 और 7 वाली वैल्यू हट गई है। अब क्या वैल्यू है, ए में भी 7 है और बी में भी 7 है, और हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, a = a + 1। जब a = a + 1 आप कह रहे हो तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, अगेन जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसको पढ़ते हैं। हमने कहा था RHS विल बी इवेल्युएटेड। तो RHS में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, a + 1। एट प्रेजेंट a की क्या वैल्यू है, कहते हैं जी 7। तो 7 + 1 क्या हो गया 8। तो RHS विल बी इवेल्युएटेड एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड। और रिजल्ट किसमें स्टोर करेंगे आप, इन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वेरिएबल कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड में, a। रिजल्ट उसमें स्टोर होगा और जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो a में जो पहले से 7 था वो इरेज हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा 8। तो आपने देखा यहां पर आपकी a की वैल्यू क्या हो गई है, 7 के बदले 8 हो गई है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जब a की वैल्यू 8 हो गई है तो ये 9 नहीं हो जाएगी, ये 10 नहीं हो जाएगी। नहीं बेटा, एक बार जब आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, एक बार जब फ्लो इसमें से निकलेगा तो आप उसको एक ही बार एग्जीक्यूट करोगे। मतलब अगर आपने एक बार ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है a = a + 1, अभी a की वैल्यू थी 7, 7 + 1, 7 + 1 8 आके आपका a में स्टोर हो गया। जो यहाँ पे 7 था वो हट गया, उसकी जगह क्या आ गया 8 आ गया। पर अब ये 8 ही रहेगा, कब तक, जब तक ये स्टेटमेंट को मैं दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो यस, फिर इस वक्त a की वैल्यू क्या होगी 8, 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। फिर एग्जीक्यूट करूंगा तो 9 + 1 10। तो ये जब बार बार एग्जीक्यूट होगा तब वैल्यू बढ़ेगी, अन्यथा वो कितनी बार बढ़ेगी, खाली एक बार। मतलब जितनी बार फ्लो हमारा इसमें से निकलता है, एग्जीक्यूशन कितनी बार होती है, खाली एक बार। तो a = a + 1 जब आपने लिखा तो आपकी अब a की वैल्यू क्या हो गई 8, और b की क्या है, b की तो कोई चेंज ही नहीं हुई है, b की वैल्यू क्या है 7। तो एक बात आपने और नोटिस की होगी, जो वेरिएबल आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं खाली उसी की वैल्यू चेंज हो रही है, जो वेरिएबल आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख रहे हैं उसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मींस उसमें क्या वैल्यू रहेंगी, जो प्रीवियस वैल्यूज हैं वो ही रहेंगी। इन द प्रेजेंट केस b की वैल्यू को हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो b में क्या रहा, b में 7 ही रहा। अब a की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है 8, b की वैल्यू क्या हो गई है 7। अब हम इसके आगे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 7। अब आपने लिखा स्टेटमेंट b = a + b।
क्या लिखा, b इक्वल टू a प्लस बी। अब ध्यान दें, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा लिखा है, क्या सर, b। तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, b की। क्या a की वैल्यू चेंज होगी, नहीं, a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मुझे बताएं a और b की क्या वैल्यू होगी। आपने देखा a की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो a की वैल्यू क्या थी सर इससे पहले, 8, तो क्या आएगा 8। अब आते हैं b की वैल्यू के लिए, क्या स्टेटमेंट लिखा है RHS में, a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है 7, तो 8 प्लस 7 क्या हो गया सर 15। कहां जाके स्टोर हो गया, b में। जो b में पहले से 7 था उसका क्या हो गया, क्या सर वो उड़ गया, उसकी जगह क्या आ गया 15। तो क्लियर होना चाहिए, a की वैल्यू अब क्या हो गई है 8, b की वैल्यू क्या हो गई है 15। यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं आपसे कहता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे b इक्वल टू b माइनस a। देखिएगा पहले क्या था आपके पास में लिखा हुआ, a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 15, हम इसके आगे चल रहे हैं। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 15, इसके आगे चल रहे हैं, और हमने अब क्या कहा, b इक्वल टू b माइनस a। बताएं मुझे a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। b इक्वल टू b माइनस a, मुझे बताएं a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। सर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने b इस्तेमाल किया है, a तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो प्रीवियस वैल्यू वही रहेगी, और वो रहेगी 8। अब b की वैल्यू के लिए सर हम RHS देखेंगे, RHS में क्या लिखा है, b की प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर 15, माइनस a की वैल्यू क्या है 8, 15 माइनस 8 क्या आएगा सर 7। ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, b में क्या आ जाएगा 7, और जो पहले उसकी वैल्यू थी 15 वो हट जाएगी, उसके जगह क्या आ गया 7। तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यहां तक फुल क्लैरिटी। चलिए एक स्टेटमेंट और करते हैं, यहां तक पूरा क्लियर है। सर हम ये कर क्यों रहे हैं, यस ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम आगे अपने फ्लो चार्ट कर सकें। जरा मेरे साथ रहिएगा, इसको समझ लीजिएगा, अपने आप आपको पता चलेगा इसकी क्या यूटिलिटी है। चलिए तो आगे चलते हैं, अब एक स्टेटमेंट और बताएंगे। अब बताएं c इक्वल्स टू a प्लस बी। c इक्वल्स टू a प्लस बी, मुझे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू बताएं, a की क्या वैल्यू है, b की क्या वैल्यू है, c की क्या वैल्यू है। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी। सर c हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया है, तो c की वैल्यू तो डिपेंडेंट है, a और b की वैल्यू तो हमें पहले से दी हुई है। a की वैल्यू 8 हम एज इट इज लिख देते हैं, b की वैल्यू 7 हम एज इट इज लिख देते हैं। c के लिए सर हम कैलकुलेशन करेंगे RHS को। RHS में क्या लिखा है, a में लिखा है 8, b में लिखा है 7, 8 प्लस 7 15, कहाँ जाके स्टोर होगा c में, तो c में क्या आ गया सर हमारा 15। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। सर ये स्टेटमेंट कैसे आ रही है, c इक्वल्स टू a प्लस बी, a इक्वल्स टू a प्लस 1, b इक्वल्स टू b माइनस a। बेटा ये स्टेटमेंट मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए अपने आप दे रहा हूं। अभी आपको ये स्टेटमेंट कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इस पर फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ इस पर फोकस करना है कि जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस वैल्यूज पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर वो वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं तो इसका मतलब आपको फुल क्लैरिटी है। कैसे यूसेज होने वाला है मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और करते हैं सर, c इक्वल्स टू c प्लस डी। c इक्वल्स टू c प्लस डी। आप मुझे वैल्यू बताएं a b c d की। अब सर ये तो कुछ चेंज आ गया सर, यहां तो कुछ नया आ गया। क्या नया आ गया भाई, कि सर ये तो आपने d कुछ नया ले लिया है। हाँ भाई d नया ले लिया तो क्या हो गया, पीछे वाले क्वेश्चन में तो c भी नया लिया था, तो यहां कौन सा d नया लेने से दिक्कत आ गई, d भी नया है। नहीं सर, वहां तो हमारा काम चल गया था सर, वहां तो हमारा काम इसलिए चल गया था सर क्योंकि सी आपने लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया था, यहां तो डी आपने कहां यूज किया है, राइट हैंड साइड में। आप देखिए सबसे पहले हम ABCD में चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या लेफ्ट हैंड साइड में सी लिखा है, हाँ सर, तो क्या A B वहां लिखा हुआ है, कहते हैं नहीं लिखा हुआ है, तो A और B की वैल्यू लिख देते हैं। A और B की क्या वैल्यू है, A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 7। अब बात करते हैं C की वैल्यू, ये तो सर फॉर्मूले से निकलेगी, और D की वैल्यू सर ये हमें पता नहीं है। तो बेटा ये मुझे बताएं कि पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाली स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी c इक्वल्स टू a प्लस बी, वहां भी मैंने नया वेरिएबल लिया था, और c इक्वल्स c प्लस डी, यहां पे भी मैंने एक नया वेरिएबल लिया है। पिछले वाले स्टेटमेंट में तो आप रुके नहीं थे, सबने आंसर कर दिया था, पर यहां क्यों अटक गए हैं सर। यहां प्रॉब्लम इस बात की है कि जो d आपने लिया है वो राइट हैंड साइड में लिया है। d हमें कैलकुलेट करना है, जो पिछले वाला स्टेटमेंट था वहां पे c डिपेंडेंट था a और b पे, और हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू थी, बट यहां c और d पे डिपेंडेंट है, जिसमें c की वैल्यू तो हमारे पास है और d की वैल्यू हमारे पास नहीं है।
कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में माहिर होते हैं, वो कहते हैं सर बड़ा आसान है, डी ये प्लस का है, उसको उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे वो माइनस का हो जाएगा। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, या सी को उधर ले जाएंगे सी माइनस सी हो जाएगा। बेटा ये मैथमेटिकल इक्वल्स टू नहीं है, ये मैथमेटिक्स की तरह स्टेटमेंट सॉल्व नहीं होगा। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे कुछ कंप्यूटर्स, जब एक नया वेरिएबल आ जाता है राइट हैंड साइड पे जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो कुछ कंप्यूटर उस सर्कमस्टांस में उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और कुछ कंप्यूटर ऐसे में एरर दे देते हैं। तो खैर हम 0 पे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस सर्कमस्टांस में हमारी डी की वैल्यू क्या हो गई है, 0। अब देखिएगा स्टेटमेंट इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, सी प्लस डी। सी में लिखा है 15 और डी क्या है आपका 0। 15 प्लस 0 सी क्या हो जाएगा 15, तो सी की वैल्यू हो गई 15। बिल्कुल सही है, बट द पॉइंट इज, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, वो ये कि ये तो आपने जब कंप्यूटर में चलाया था तो या तो कंप्यूटर ने 0 एज्यूम कर लिया था या कंप्यूटर ने एरर दे दी थी। पर भाई साहब आप इस प्रकार की स्टेटमेंट कंप्यूटर में नहीं चलाने वाले हो, आप इस प्रकार की स्टेटमेंट अपने फ्लो चार्ट में लिखने वाले हो, जो आप कंप्यूटर फ्लो चार्ट में बनाएंगे अपने एग्जाम में, और इसको आपका कंप्यूटर नहीं एग्जीक्यूट करने वाला है, इसको आपका एग्जामिनर चेक करने वाला है। और जब एग्जामिनर चेक करने पे आएगा और आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी जिसमें राइट हैंड साइड में आपने कोई नया वेरिएबल लिखा, तो एग्जामिनर 0 एज्यूम नहीं करेगा, वो दे देगा। तो ध्यान रहे कि आपने अपने फ्लो चार्ट में कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखना है जिसके राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो और उसकी कोई वैल्यू उस वक्त तक ना हो। ऐसा कैसे होगा, जब हम फ्लो चार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त जब वो एग्जीक्यूशन हो रहा होगा उस वक्त उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको जो हमने ये सिस्टम समझा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए जो आपने समझा, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा।